एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड एजुकेशनल कमेटीज़, शैक्षिक प्रतिष्ठान और शैक्षिक समितियाँ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं शैक्षिक प्रतिष्ठान होते हैं जो पूरे देश में जो हमारी शिक्षा है उसको गुणवत्तापूर्ण यानी कि वो उसकी क्वालिटी पर काम करते हैं और पूरी शिक्षा के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो कुछ हमारे जो है वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा मंत्रालय। 1947 में ये शिक्षा मंत्रालय ही था। फिर 1985 में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। फिर जब हमारी NEP 2020 आई उसमें फिर से इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा पर जो भी नीतियाँ बनती हैं उनको उनका इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसके 2 डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं जिससे कि काम करने में आसानी हो। तो जो 2 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। जो स्कूल एजुकेशन है उसमें जितने भी हमारे देश में प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, एडल्ट एजुकेशन है और लिटरेसी, उसका काम ये डिपार्टमेंट देखेगा। यूनिवर्सिटी लेवल के जितना काम है टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड और स्कॉलरशिप का काम करेगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है इसमें ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आप जो भी नाम आ रहे हैं, एक तो उनकी फुल फॉर्म बहुत अच्छे से कर ले, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक उनकी जो डेट है कि ये कब बने और इनके क्या काम है, ये अच्छे से ज़रूर देख लें। वैसे तो आप PDF जब पढ़े आएंगे आपको सारी 1-2 बार पढ़ेंगे तो लर्न हो जाएंगी। तो चलिए अगला देखते हैं NCERT। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसका जो काम है मतलब ये स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में। ठीक है, 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और जो भी नीतियाँ बनती हैं, ठीक है, उसके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये मदद पहुंचाता है उस काम को करने के लिए। और मेनली जो इनका काम है वो ट्रेनिंग्स का होता है NCERT का। चलिए अगला देखते हैं CBSE। जो CBSE बोर्ड है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये 1929 में इसका प्रस्ताव द्वारा ये एक प्रस्ताव हुआ था, उसमें स्थापित कर दिया गया था। लेकिन फिर ये दिल्ली बोर्ड में, जैसे हमारा यहाँ UP बोर्ड होता है ऐसे दिल्ली बोर्ड था, उसको CBSE के साथ मर्ज कर दिया गया 1962 में। फिर इसको मर्ज करने के बाद दोबारा इसका पुनर्गठन हुआ, यानी कि इसको दोबारा बनाया गया और इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है और इसका काम जो है वही है क्वालिटी एजुकेशन और बच्चा तनाव मुक्त पढ़े, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, बच्चे का होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है वो इसका काम है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, देखिए टीचर एजुकेशन के लिए काम करता है। ये 1993 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन 17 अगस्त 1985 को 95 को अस्तित्व में आया और एक वैधानिक निकाय है, यानी कि जो संविधान में एक तरह से जो होता है जो वैधानिक रूप से अनुकूल होता है वो होता है वैधानिक निकाय। इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है। जो शिक्षा प्रणाली है उसके लिए नियम बनाना NCTE का काम है। ठीक है, और उनको क्रियान्वयन यानी कि उनको जो ये बताया था ना इम्प्लीमेंटेशन जो करेगा वो NCERT करेगा। ठीक है, हाँ NCERT करेगा। और जो उसके लिए जो नियम है ये बना रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक सर्वोच्च सरकारी निकाय है। 1986 में ये रजिस्टर्ड हो गया था। फिर सितंबर 92 में संसद द्वारा अधिनियमित कर दिया गया। 22 जून 1993 को ये भी एक वैधानिक निकाय बन गया, यानी कि एक तरह से संविधान में ये आ गया। 2000 में इसमें फिर से संशोधन हुए। देखिए संशोधन तो होते रहते हैं, वो तो ज़रूरी है।
चलिए आगे आगे देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो है जो दिव्यांग बच्चे हैं, वंचित जिनको वंचित वर्ग कौन होता है, जिनको सुविधाओं की कमी होती है, ठीक है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास का ये काम करते हैं। पुनर्वास के साथ ये उनकी शिक्षा का, है ना, ये सब काम करते हैं। और एक जो पुनर्वास, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर्ड होता है उसका भी, यानी कि जो सेंटर में जो उसको मेंटेन करने वाला रजिस्टर होता है, उसके रखरखाव का काम भी RCI का ही होता है। चलिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, इसे तो इंग्लिश में भी यही है। 2004 में इसकी शुरुआत हुई। 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान से इंटीग्रेट कर दिया गया, यानी कि उसमें जोड़ दिया गया। और ये कहाँ पर खोले गए थे, जहाँ पर लड़कियों का जो नामांकन है वो स्कूल वो कम था। देखिए, बालिका विद्यालय है तो ये जो ना ये काम करता है, ज़्यादातर नहीं, ये काम ही करता है लड़कियों के लिए। इसमें लड़कियां ही पढ़ती हैं, और एक ये आवासीय विद्यालय होता है, लड़कियां यहीं पर रहते हैं, हॉस्टल होता है ये, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो उच्च प्राथमिक विद्यालय से, ये ध्यान रखने की बात है, ये कक्षा 6 से शुरू होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं KVS, जिसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। इसे देखिए, KVS के हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बातें हमें जो ज़रूरी हैं वो पता होनी चाहिए। इसका जो उद्देश्य था, अगर ये क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि KVS क्यों बनाए गए, तो ये जो बनाए गए थे, इनका जो उद्देश्य था वो जो सरकारी जो लोग थे, जो ट्रांसफ़र वाली जिनकी जॉब थी, उनके बच्चों के लिए खोले गए थे। 1963 में 20 विद्यालय खोले गए थे। जो स्थानांतरणीय कर्मचारी हैं, जो ट्रांसफरेबल जो जॉब करने वाले लोग थे, उनके बच्चों के लिए खोला गया था। क्योंकि आज जो सरकारी जो कर्मचारी है वो एक प्रदेश में है, दूसरे दोबारा वो कहीं किसी और ज़िले में या किसी और प्रदेश में चला गया, तो उनके बच्चों की समस्या हो जाती है ना पढ़ने की, उनके लिए ये खोले गए थे। तो ये इंटरव्यू के पर्पज़ से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 15 दिसंबर 1965 को सोसाइटी के रूप में ये पंजीकृत हुआ। तो जो इसका स्थापना दिवस है, ये भी पूछा जा सकता है कि KVS का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 31 दिसंबर 2022 तक 1252 KVS संचालित हैं। और इनका ना एक वो है, वाक्य है, तत् त्वं पूषण अपावर्णु। इसका जो अर्थ है वो है, हे ईश्वर, ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। और ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है ये ना, ये तो आप इसका तो बहुत अच्छे से देख ही लें, ठीक है। 3 KVS जो है विदेशों में भी संचालित है, काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में 3 जो हमारे KVS हैं वो संचालित हो रहे हैं। इतनी नॉलेज आपके लिए KVS की इंटरव्यू के पर्पज़ से भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, JVN जवाहर नवोदय विद्यालय, पहले 2 जवाहर नवोदय विद्यालय जो है 1985-86 में हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के अमरावती में खोले गए थे। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको हॉस्टल वाली फैसिलिटी देने का, यानी कि आवासीय विद्यालय बनाने का, कि बच्चा वहीं रहे और उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये 1997 से 98 में जो दूरस्थ जो क्षेत्र हैं, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, ST जो लोग हैं, उनके बच्चों के लिए खोले गए थे। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ST बच्चों को शिक्षा और वो तो है ही, लेकिन ये व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर देते हैं। ये जो विद्यालय होते हैं उनमें कोई ना स्किल डेवलप करने के लिए काम करते हैं, जिससे कि आगे चलकर वो अपने काम के जरिए वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। तो ये तो थे हमारे कुछ इस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए, हम देख लेते हैं कुछ एजुकेशनल कमेटीज़। ये भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनमें भी बस आप ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत डिटेल में से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप केवल ये जो नोट्स पढ़ लेंगे ये एनफ है। इसके एक तो इसका नाम
समिति का, और ये कब इसका गठन हुआ है ना, कौन इसके अध्यक्ष थे, ये सब उनका क्या काम है। तो माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति, सेकेंडरी एजुकेशन रिकॉग्नाइजेशन कमेटी 1952-53 में खोली गई, जो इसके अध्यक्ष थे। देखिए ये जो नाम है आप जरूर देख लें, आचार्य नरेंद्र देव। ये जो थी ये संस्कृत विषय को अनिवार्य करने की सिफारिश इन्होंने की थी। तो अगर क्वेश्चन बने कि संस्कृत विषय को किसने अनिवार्य करने की सिफारिश दी थी, तो हमें कहना पड़ेगा कि सेकेंडरी एजुकेशन रिकॉग्नाइजेशन जो कमेटी है उन्होंने, ठीक है। 10 तक कक्षा 10 तक लड़कों के लिए इन्होंने गणित को अनिवार्य सब्जेक्ट बताया, और कक्षा 10 तक लड़कियों के लिए गणित को इन्होंने वैकल्पिक करने की सिफारिश की, और लड़कियों के लिए जो है गृह विज्ञान इन्होंने ज़रूरी कहा। जिले में एक पॉलिटेक्निक स्कूल होना चाहिए, ये सब इन्होंने कहा। तो अगर देखिए, अगर कोई भी बात कह के पूछ लेते हैं कि आचार्य या पूछ लेते हैं कि ये जो हमारी कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन फैक्ट वाला आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन, 1958 से 59 के बीच ये आई। अध्यक्ष थी इसकी दुर्गाबाई देशमुख इसकी अध्यक्ष थी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली इन्होंने जो काम किया वो महिलाओं लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा जो महिला शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और वो मतलब उनको वर्किंग बनाने के लिए इन्होंने काम किया कि वो कहीं कुछ ऐसी ट्रेनिंग कर लें जिससे कि वो कुछ ना कुछ अपना जीवन यापन करने के लिए एक तरह से पैसा कमा सके। तो शिक्षा के पेशे में भी इन्हें महिलाओं की आयु में छूट के लिए बात कही। ये जो नाम से ही पता चल रहा है देखिए कि ये महिलाओं के लिए कमेटी थी, तो उन्हीं से संबंधित काम करेगी। धार्मिक और नैतिक निर्देश पर समिति, कमेटी ऑन रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शंस, 1959 में ये आई। इनके जो अध्यक्ष थे वो श्री प्रकाश थे। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, धार्मिक और नैतिक निर्देश, यानी कि ये जो कमेटी थी वो आध्यात्मिक मूल्यों को बहुत इम्पोर्टेंट मानती थी। उन्होंने समाज में जो संस्कार हैं, सच्ची देशभक्ति है, इन सब भावनाओं पर बच्चे इन सब भावनाओं को समझें, इनकी वैल्यू करें। इसलिए ये इन्होंने कहा कि भाई इन्हें इसे पढ़ाई में लाया जाए, बच्चों को ऐसा डेवलप किया जाए कि बच्चे इन क्वालिटीज़ वो उनके अंदर डेवलप हो। चलिए अगला देखते हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम में भेदभाव पर समिति, कमेटी ऑन डिफरेंस ऑन करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसकी जो अध्यक्ष थी श्रीमती हंसा मेहता थी। देखिए जहाँ पर भी पहले लड़कियों की बात आई वहाँ पर थी महिला, और यहाँ पर ये भेदभाव की जब बात की गई, यहाँ पर भी जहाँ पर लड़कियों की बात हुई तो वहाँ पर अध्यक्ष जो थी हंसा मेहता है, लेडी हैं। मिडिल स्कूल पर सह शिक्षा यानी कि को एजुकेशन, और हायर स्कूल पर गर्ल्स स्कूल की इन्होंने सिफारिश की। इन्होंने कहा कि 8th तक बच्चा जो है वो को एजुकेशन में पढ़ना चाहिए, यानी कि लड़कियां साथ पढ़नी चाहिए, और उसके बाद हाई स्कूल से लड़कियों की जो स्कूल है वो अलग होने चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो मिडिल स्कूल है उसके बाद जो सेक्स एजुकेशन है उसका भी इन्होंने सुझाव दिया था कि ये भी एज अ नॉलेज उसमें होनी चाहिए सब्जेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। 10 वर्षीय स्कूल के पाठ्यचर्या पर समीक्षा समिति, रिव्यू कमेटी ऑन करिकुलम फॉर द 10 ईयर्स स्कूल, 1977 में ये आई थी। देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो ईश्वर भाई पटेल थे, और इन्होंने SUPW की सिफारिश की, यानी कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स। ये आ सकता है कि SUPW की सिफारिश किसने की या फिर इसकी क्या फुल फॉर्म है। ये गांधीवादी जो मूल्य थे, महात्मा गांधी जी के जो शैक्षिक विचार थे उनको बढ़ावा देने के लिए थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो महात्मा गांधी थे उनके शैक्षिक विचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कमेटी थी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। अगली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बोझ के बिना सीखना, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के।
ठीक है। लर्निंग विदाउट बर्डन कमेटी 1992-93 में आई थी और प्रोफेसर यशपाल इनके अध्यक्ष थे। इसे यशपाल कमेटी भी कहा जाता है। इन्होंने ये कहा था कि बच्चों की जो पढ़ाई है, एकेडमिक बर्डन को कम करना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें लगता होगा कि बहुत बर्डन हो रहा है बच्चों के ऊपर, तो उन्होंने इस तरफ काम किया। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से जो युवा छात्र हैं उनको एकेडमिक बर्डन उनका कम करना चाहिए, और जो उनकी आत्म शिक्षा, इनकी सेल्फ लर्निंग जो है, और सेल्फ स्किल फाउंडेशन यानी कि कौशल निर्माण, कि कोई ना कोई उनमें स्किल डेवलप करनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने काम किया था इस कमेटी ने। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो, वैसे इसमें समझाने का इतना कुछ था नहीं, पर अगर आपको ये लग रहा है कि सही से मैंने करके लिख दिया है और आप इसे पढ़ के समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।